हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। देखिए, एग्जाम तो अभी आपका निकल आया है कि फिलहाल डेट दिया गया है कि 12 को है आपका एग्जाम। तो अब जो प्रिपरेशन आपका एक क्रैश कोर्स की तरह रहना चाहिए। मतलब 12 दिन में एक आपका टॉपिक बनाइए। पहले टॉपिक बनाने के बाद हर एक टॉपिक में क्या क्या आपका रह गया है इसको आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जाम की वक्त तक आपका कोई भी चीज ऐसा बाकी रही रहना चाहिए। ठीक है, तो 12 तारीख तक आप मतलब खाना पीना भी भूल जाइए, इतना मेहनत करिए अगर एग्जाम को क्रैक करना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है एग्जाम को अप्लाई किए हुए हैं। हम तो आपको जितना प्रैक्टिस करवा सके कर लिए है। ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में तो एग्जाम ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए चैनल पे बताते रहा हूँ कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उधर एग्जाम कंडक्ट होता रहता है। तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। जो भी लड़के वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उनको पता है कि कितना महत्वपूर्ण सवाल आता है उसमें। ठीक है, तो आज का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, तो क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड हर अपडेट आपको आता रहेगा। तो चलते हैं आज का क्लास का पहला सवाल। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू। ठीक है, आपका जो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आपको एक चीज के लिए फोर्स क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि उस चीज को आपको मूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो भी चीज हो आपको फोर्स क्यों जरूरत होता है? किसी को मूवमेंट करना चाहिए। तो ऑप्शन पे चल ले तो आपको आसानी से पता चल सकता है ऑप्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब एस्केप करने में ऑप्शन बी में दिया गया है। इंसुलेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनबैलेंस एटम। ठीक है, अनबैलेंस एटम से इंसुलेट ये तो नहीं हो सकता है। तीसरा दिया गया है क्या? गेट द इलेक्ट्रॉन इनटू मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका ईएमएफ किस लिए जरूरत है? क्योंकि आपका देखिए हर वक्त आपका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग स्टेट में रहता है, मतलब फ्री स्टेट में ज्यादातर नहीं रहता है। तो इसको मूवमेंट करने में, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको मूवमेंट करने के लिए, जैसे ये मूवमेंट करने के बाद आपका करंट कंडक्शन जो है वो शुरू होगा। तो इसको मूवमेंट करने के लिए ही आपका जरूरत है ईएमएफ, जो कि है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऑप्शन सी इधर सही आंसर है। चलते हैं आगे। द इंसुलेशन ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड। ठीक है, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें आपका इंसुलेशन क्यों प्रोवाइडेड किया जाता है? मतलब मान लीजिए कि ये कोर है। ठीक है, कोर के चारों ओर आपका इंसुलेट रहता है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है आपका, चाहे पीवीसी का हो पीवीसी इंसुलेशन दिया जाता है, आपका रबर इंसुलेशन दिया जाता है। जितना भी इंसुलेशन हो पीवीसी दिया जाता है, रबर दिया जाता है, आपका सिल्क भी दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे इंसुलेशन है जो कि दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोवाइड करना क्या जरूरत क्या है? ऑप्शन में पढ़िए क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। ये तो सही बात बोल रहा है, क्योंकि करंट का लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, ये तो सही दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया है टू प्रिवेंट द शॉक। सही बात है, अगर उधर करंट लीकेज कर रहा है, अगर वो आपका टच में आ रहा है, मतलब ह्यूमन का अगर टच में आ रहा है तो आपको शक फील हो सकता है उधर, या ज्यादा करंट अगर प्रोवाइडेड होता है तो ज्यादा शक फील होगा, वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए बी भी आपका सही दिया गया है। मतलब इधर आपका जो सही आंसर सी होगा, क्योंकि सी में दिया गया है बोथ ऑफ द एबव फैक्टर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला सवाल है आपका द क्वालिटी ऑफ ए गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये तो आपको पूछा गया है। देखिए दिया गया है क्या? एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मीडियम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इधर तो आप आसानी से बता दे सकते हैं कि अगर लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको गुड कंडक्टर कह सकते हैं। ये वाला सवाल डालने के लिए ये मकसद था, क्योंकि देखिए ज्यादा क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाता है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है, मतलब रो का। ठीक है, रो
अगर पता नहीं चल रहा है तो और एक बार बता देता हूँ। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, जिसमें L डिफाइन करता है लेंथ को, A डिफाइन करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और जो सिग्मा जो है रो का सिंबल है वो डिफाइन करता है आपका रेजिस्टिविटी को, वो डिफाइन करता है आपका रेजिस्टिविटी को। तो इसमें जो रेजिस्टिविटी को प्रोवाइड करता है वो डिपेंडेंट अपन किसके ऊपर रहता है। देखिए ये वाला सवाल बुक में बहुत सारे वेरी के है, एक एक बुक में दिया गया है कि लेंथ और एरिया के ऊपर वेरी करता है। अगर आप फेस किए होंगे तो ये भी आपको पता होगा, क्योंकि उस बुक में आपको कुछ इस तरह से सोल्यूशन दिया होगा RA/L, ठीक है। तो इसमें एरिया के ऊपर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। पर दोस्तों ये हर वक्त याद रखना, आपका जो रो है मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। तो हर वक्त ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रो जो है आपका मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ना वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जो मटेरियल आप ले सकते हैं, मतलब अगर आप कॉपर का लेते हैं तो कॉपर का रेजिस्टिविटी आपका अलग होगा, उसके हिसाब से अगर आप एल्यूमिनियम लेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। लेंथ और एरिया आप जितना रिक्वायर्ड हो सकता है उसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नहीं कि रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये चीज को मार्क करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट, क्या दिया गया है, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम, इसके पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पता होना चाहिए। वैलेंसी क्या है, अगर आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आपको इधर आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का तो पता है कि एल्यूमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 13 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर मान के चलिए तो आपका कौन सा रूल फॉलो करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अगर आपका न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके दूसरा ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर फॉलो करता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि 2n स्क्वायर के हिसाब से आपका जो है प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से। तो पहला ऑर्बिट में तो आपका जो रहेगा 2, दूसरा ऑर्बिट में आपका रह जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन रह जाने से तो मिला देने से कितना होता है, 8 + 2 जो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो ये वाला ऑर्बिट फ्लो हो गया, मतलब फिलअप हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, जो ज्यादा हो गया, मतलब अगर 13 से आप 10 को घटा देते हैं तो आपका आएगा 3। तो ऑप्शन में 3 दिया गया है। इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की, सिलिकॉन के बारे में बात करता हूँ, तो आपको पता है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितना सेल रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये तो हर वक्त पूछा जाता है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में 4 ही आपका रहता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है आपका 14, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका जो वैलेंस डिफाइन किया जाता है। तो चलते हैं आगे। हाँ, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप उसमें बताते चलिए कि आपका गोल्ड का कितना है, ठीक है, गोल्ड का वैलेंस कितना रहेगा। तो ये वाला सवाल देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस दिया गया है आपका 9 ओम, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रेजिस्टर दिया गया है 36। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, सिर्फ 36 डिवाइड बाई 9 कर लेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा 4। इसको तो ज्यादा बताने के लिए जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है ये। चलते फिलहाल आगे। How much time will be taken by 40 coulomb of charge pass through a point of a circuit if the current is 8 एम्पियर। देखिए इस तरह सा सवाल हर वक्त रहता है, क्योंकि जो मैं आपको बताया था पहले Q = IT, ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम रहना तय है, ठीक है। इसमें आप निकाल सकते हैं आराम से, करंट = चार्ज बट्टा टाइम। तो चार्ज कितना दिया गया है आपका 40 दिया गया है, तो टाइम का पूछा गया है नहीं,
तो आप कोई तकलीफ नहीं, तो इसको आप टाइम कर सकते हैं, टाइम, इसको आप करंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चार्ज बटा और अगर करंट करवा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 सेकंड जो होगा आपका सही आंसर ये वाला। चलते हैं आगे। और एक चीज इसमें रह गया बता देता हूँ, देखिए कुछ फॉर्मूला तो इसमें रहता है और कुछ चार्ज नहीं दे के आपका दिया जाता है एन ई इज इक्वल टू आई टी। क्यों मैं बता रहा हूँ, एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है इज इक्वल टू आई टी। क्योंकि क्यू का जो फॉर्मूला है ना, एक तो आपका आई टी मालूम हो और एक है आपका एन ई, ये दो आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसका ऊपर भी प्रॉब्लम गिरा सकता है। चलते हैं आगे। Determine the power dissipated by the 60 ohm resistor when the potential difference between the end of the resistor is 32 volt। ठीक है, तो 32 वोल्ट को क्या करना पड़ता है, पावर निकालने के लिए v स्क्वायर बाई पी करना पड़ता है आपको। तो v स्क्वायर बाई पी करने से क्या होगा, वोल्टेज कितना दिया गया है 32 मल्टीप्लाइड बाई 32, पावर कितना दिया गया है, पावर का तो सॉरी पी इक्वल वी स्क्वायर बाई आर होगा ना ये, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 32, रेजिस्टेंस दिया गया है आपका 16, ठीक है। तो सिंपली आप इसको कट कर सकते हैं, दो में अगर कट जाएगा तो आपका 64 जो होगा सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है आपका 64, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते आगे। व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड द थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर कौन सा है इसमें से, इनमें से जो आपका थर्मिस्टर कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताया था दो है, एक है आपका पीटीसी, दूसरा है आपका एनटीसी। पीटीसी है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पीटीसी के अंदर आपका जाता है सेंसिस्टर। सेंसिस्टर का काम क्या है, वो उसका रेजिस्टेंस को सेंस करके आपका रेजिस्टेंस को ज्यादा करता है, मतलब वो आपका टेम्परेचर को सेंस करेगा और आपका रेजिस्टेंस को ज्यादा करेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से जिसका रेजिस्टेंस बढ़ता है हम उसको पीटीसी कहते हैं। पीटीसी का अंदर में जाता है सेंसिस्टर। एनटीसी का अंदर जाता है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है आपका एनटीसी में जाता है। तो एनटीसी में क्या है आपका, अगर टेम्परेचर गिरता है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ये थोड़ा रिलेशन ये होगा, अगर टेम्परेचर गिरता है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो होगा आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है तो होगा आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते आगे। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्डर टू, ठीक है। ये वाला सवाल तो रिपीटेड हो गया है, फिलहाल चलते आगे। कुछ टाइप हो, ये भी तो रिपीटेड हो गया है, क्या इतना रिपीटेड हो रहा है अच्छा, ये वाला सवाल आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन इंडक्टिव कॉइल हैज, ठीक है। ओपन इंडक्टिव कॉइल मतलब आपका जो ये वाला एक इंडक्टिव कॉइल है, कुछ इस तरह सा फॉर्मेशन होता है। तो अगर इंडक्टर बीच में कट गया है तो ओपन ही होगा ना, तो कुछ इस तरह सा रहेगा, फिर इस तरह सा, ठीक है। तो ओपन इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब इधर आप अगर एक ओम मीटर लगाएंगे, ओम मीटर लगाने से उसका रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, वो आपका इन्फिनाइट ही शो करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कौन सा है, इन्फिनिट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बार बार मैं बताता आया हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। ये वाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पहले एक बता के आया था फ्री इलेक्ट्रॉन का, अभी एक बताता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों ऑप्शन पे कितना वेरी होता है आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं, क्या दिया गया है, द स्पीड विथ व्हिच द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ इज एक्सपीरियंस्ड एट ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टर रिजल्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इज, ठीक है। सवाल का मीनिंग क्या है, द स्पीड विथ व्हिच इफेक्ट ऑफ द ईएमएफ इज एक्सपीरियंस्ड द ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टर रिजल्टिंग द फ्लो ऑफ, मतलब करंट फ्लो होने से आपका ऑल पार्ट ऑफ कंडक्टर में जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है।
ऑप्शन दिया गया आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन, फील्ड इफेक्ट और स्पीड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इधर स्पीड रेस्पॉन्स होगा आपका सही आंसर। चलते आगे। द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ हीट का जो यूनिट क्या है आपको पूछा गया। देखिए सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट का क्या है ये तो आपको पता है, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी है आपका सीजीएस यूनिट। तो इसमें से और एक जो यूनिट है वो है आपका जूल। तो जूल किसका है यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जूल है आपका वार्क का, वार्क का एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, वार्क का एसआई यूनिट है जूल। तो वार्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ठीक, वार्क का सीजीएस यूनिट आपका होगा ऑर्ग। ठीक है, ऑर्ग। इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ फोर्स, फोर्स फोर्स का आपका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये तो पता है आपका, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये हो गया आपका एसआई का, ये सीजीएस का। तो वार का सीजीएस यूनिट क्या होगा, वो होगा आपका डायन। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लिए। वार का एसआई यूनिट होगा आपका जूल, उसका सीजीएस यूनिट होगा और फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन और सीजीएस यूनिट होगा डायन। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, देखिए ये वाला सवाल आप नोट कर लीजिए। एल्यूमिनियम का है 6600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको डालने का मेरा मकसद यही था, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम का हो गया आपका 660 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं अगर कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आएगा। कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अगर उस तरह से बात करता है आपका टंगस्टन का, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टंगस्टन का, टंगस्टन का आपका आएगा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये चीज आप मार्क कर लीजिए। ये सवाल दिया गया आपका, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 3.5 एम्पियर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान सवाल है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल क्लास तो 8 तक था। ये शॉर्ट क्लास इसलिए था क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए ये वाला क्लास बना के आपको दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।